लेकिन सबसे पहले खबर पड़ोसी देश नेपाल की। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहा करते थे, कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। बरसों नेपाल की पहचान यही रही, लेकिन नेपाल के नेताओं और उनके लालच ने देश की इज्जत को तार तार कर दिया। उन्होंने नेपाल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, ऐसा खेल खेला कि जनता फट पड़ी। लेकिन नेपाल जैसे हालात इस वक्त दुनिया के कई देशों में हैं, इसमें फ्रांस भी शामिल है। खबरदार करता सवाल यह है कि जनता मांगे मोर या फिर लोकतंत्र कमजोर। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है, और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अपने पहले नेपाल दौरे में कही। नेपाल के नेताओं को नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब दी थी कि हिंसा से तंग आ चुकी जनता की भावनाओं को सम्मान करें, लेकिन नेपाल के नेताओं ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वंशवाद का ऐसा खेल खेला कि नेपाल में लोकतंत्र का ये प्रयोग आग की लपटों से घिर गया। क्या लोकतांत्रिक सरकारें जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं? ये सवाल सारी दुनिया के जहन में गूंज रहा है। नेपाल के जलने के बाद सत्ता विरोधी आग 7,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर फ्रांस तक दिखती है, जहां पर बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। खबरदार करता यह सवाल उठा कि लोकतांत्रिक सरकारें क्यों अपनी ही जनता के निशाने पर हैं। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट के दलों ने किया। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। सरकार के खिलाफ उतरे उपद्रवियों ने राजधानी पेरिस में पुलिस पर डस्टबिन फेंके। हंगामा करने वालों ने राजधानी पेरिस की सड़क पर आगजनी की, कई बसों को फूंक दिया। 1,000 प्रदर्शनकारियों ने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की। पेरिस में एक स्कूल के पास कचरा जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। फ्रांस में यह प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि वहां एक बड़े वर्ग को लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। जिस तरह से कल्याणकारी योजना में कटौती करके सरकार ने खर्चों में कमी करके आर्थिक सुधार किए, उससे आम जनता खासकर मध्यम वर्ग और मजदूर निराश हैं। बजट कटौती हो रही है, यहाँ पे जो सोशल बेनिफिट है उसमें कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी जो है उससे आवाम नाला दिखाई देती है। और उसकी हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर 3 वज़ीर आज़म जो है बरतरफ की गए। अब आज एक नए वज़ीर आज़म को जो है वो उन्होंने जो है ना नामजद किया है। फ्रांस में प्रदर्शन राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुआ। सेबेस्टियन लेकॉर्नु वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 2 साल में 5वें प्रधानमंत्री का बनना लोकतांत्रिक सरकार को लेकर असंतोष को बताने के लिए काफी। फ्रांस की हालत इसलिए चिंताजनक है क्योंकि नेपाल का भी यही हाल था। जनता में अपनी सरकारों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और ये गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। नेपाल के नौजवानों ने अपनी ही संसद को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर फूंक दिया, राष्ट्रपति का घर नहीं छोड़ा, 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को नहीं बख्शा, 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी जो अभी मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री रही, उन्हें घर में घुसकर पीटा। इतना कुछ करके भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को आग के हवाले कर दिया जहां सरकार उनकी तकदीर लिखा करती थी।
खबरदार करता सवाल है कि नेपाल में जनता का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा? नेपाल की जनता सब कुछ जला देने पर आमादा क्यों है? नेपाल के वित्त मंत्री को मारती जनता बताती है कि नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारें और नेता जनता की सेवा में बुरी तरह विफल हुए हैं। जनता का आक्रोश इतना कुछ करके भी खत्म नहीं हुआ। हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा, उसका पत्नी का आरजू देउबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं, वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। तो आम आदमी नेपाल का केपी शर्मा ओली को ढूंढने लगा है। वो उन्हें पकड़कर सजा देना चाहता है ताकि भविष्य के लिए नेपाल में प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसी नजीर पेश की जा सके कि वो जनता के पैसों पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। बीते 72 घंटे से नेपाल ने जबरदस्त हिंसा देखी, प्रदर्शन देखा, सत्ता में परिवर्तन देखा, प्रधानमंत्री को बाहर जाते हुए देखा और पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जिसमें संसद भवन शामिल था, उसमें उसके खिलाफ नाराजगी देखी। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था। लेकिन क्या नेपाल में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है? इसका जवाब हम आपको इन तस्वीरों से दिखा के देते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस इमारत को देखिए जो एक ऐतिहासिक महल रही है, जिसमें बरसों तक सरकार का कामकाज होता रहा। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय समेत 20 से ज्यादा नेपाली मंत्रालय थे। इसका निर्माण 122 साल पहले शाही फैमिली ने कराया, लेकिन ये भी जला दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारें जनता की आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में ही पहले खबरदार किया था। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। पिछले 11 सालों में नेपाल की जनता का शोषण करती रही वहां की सरकारें इतना ज्यादा संवेदनहीन हो गईं कि जनता के वोट और लहू का महत्व ही मिट गया। लेकिन इस तस्वीर ने सालों से दबे गुस्से को ऐसा भड़काया कि जनता के आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ता है। यह हादसा नेपाल में सोशल मीडिया ऐप पर बैन से पहले का है, जिसमें एक मंत्री का काफिला एक छात्रा को कुचलकर आगे बढ़ गया जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। बरसों से नेपाल के लोग नेता, मंत्री और उनके रिश्तेदारों की इसी तरह की हनक का सामना करते आए, लेकिन इस बार नेपाल के लोगों ने इसे सहने से इनकार कर दिया और फिर नेताओं को जान बचाने के लाले पड़ गए। तो नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार और उनके अगुवाओं को जनता ने इसलिए अगवा कर लिया क्योंकि जिस जनता ने हिंसा को छोड़कर शांति को अपनाया, उसे बदले में नेपाल की सरकारों से धोखा मिला। नेपाल में लोकतंत्र का बीज फूटकर पौधे ने पेड़ का रूप तो लिया, लेकिन उसे वंशवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की नजर लग गई। नेपाल के लोगों पर राज करने के लिए लोकतंत्र की दुहाई तो जरूर दी गई, लेकिन जनता का दिवाला निकल गया। सरकारों का यही चरित्र नेपाल से लेकर फ्रांस तक में लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। नेपाल की जनता ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया। इसकी वजह भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उनका गुस्सा बताया जा रहा है। जिस नेपाल का जीडीपी विदेशों में रहने वाले नेपालियों की भेजी जाने वाली मदद का मोहताज हो, उस नेपाल में केपी शर्मा ओली ने जमकर पैसा कमाया। स्विस बैंक तक में उनका खाता होने के दावे हुए। साल 2015 में केपी ओली के पास 14 तोले सोना और 4 लाख रुपए कैश थे, जो 3 साल बाद बढ़कर 18 तोला सोना और 32 लाख कैश में बदल गए। लेकिन 2025 तक आते आते दावा है केपी ओली 300 करोड़ के मालिक हैं। केपी शर्मा ओली की संपत्ति और चीन से कथित सांठगांठ पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ओली की संपत्ति में अप्रत्याशित इजाफे के पीछे चीन के साथ उनके गहरे कारोबारी रिश्ते जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार
चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को लगातार आर्थिक लाभ पहुंचाया। कहा तो यह भी गया कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डील्स में चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले ओली और उनके करीबियों ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। ग्लोबल वॉच एनालिसिस का दावा है कि स्विस बैंक खाते में ओली के 41 करोड़ रुपए जमा हैं, जिससे उन्हें 1 करोड़ 8 लाख रुपए ब्याज के मिलते हैं, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति आय 1,28,000 रुपए सालाना है। तो अगर आज नेपाल के लोग केपी ओली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके वित्त मंत्री को मारते हैं, तो इसकी वजह है ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ाने में नेपाल की अस्थिर राजनीति ने खाद पानी देने का काम किया, जिसमें नेता आपस में बंदर बांट करते रहे, एक दूसरे की चोरी को छिपाते हैं। पिछले 2 दशक में नेपाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, खिचड़ी सरकारें ही रहीं। इसका फायदा नेताओं ने उठाया। नेपाल में 3 बड़ी पार्टियां रही हैं। पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी और तीसरी नेपाली कांग्रेस। साल 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो 2013 में नेपाली कांग्रेस। वहीं 4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और नेपाली कांग्रेस में आसपास की सीटें रहीं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतिशत में सीट शेयर है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों नेपाल का ये हाल रहा। ये आंकड़े आपको देश में स्थिर सरकार का महत्व भी समझाते हैं, जिसमें सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना पड़ता। नेपाल जैसे ही कुछ हालात इस समय दुनिया के अन्य देशों में भी हैं। इनमें ताकतवर देशों में शुमार फ्रांस भी शामिल है। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका महाद्वीप के कई देश राजनीतिक अस्थिरता के द्वंद्व में ऐसे फंस चुके हैं जिससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। इन सभी देशों की समस्या भले ही एक हो, लेकिन कारण अलग अलग हैं। नेपाल जहां भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की वजह से जल रहा है, तो फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता चुनावी बहुमत न मिल पाने की वजह से है। यहां पिछले 3 साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसा ही हाल जापान का है, जहां सत्ताधारी पार्टी हार चुकी है और पीएम शिगेरू इशिबा को अपना पद छोड़ना पड़ा है। थाईलैंड में शिनावात्रा परिवार के खिलाफ अदालत के फैसले ने मुसीबत खड़ी की है। तो इंडोनेशिया में आर्थिक सुधारों के लिए बढ़ाया गया टैक्स जनता को हजम नहीं हो रहा। मंगोलिया में प्रधानमंत्री के भ्रष्ट व्यवहार की वजह से इस देश में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री एर्डोगन को अपना पद छोड़ना पड़ा। आर्मेनिया में यहां जून में बवाल तब शुरू हुआ था जब विपक्षी नेताओं को आतंकवाद के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। धर्मगुरु भी वहां पर गिरफ्तार हुए थे। इससे यहां का माहौल तनावपूर्ण है और जनता में लगातार असंतोष बढ़ रहा है।